नमस्कार साथियों, क्या हाल है सभी के। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी ने अपने अध्ययन को नियमित रूप से जारी रखा होगा। साथियों, बात कर रहे थे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो विश्व भूगोल और भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। नाम है ब्रह्मांड और सोलर सिस्टम, मतलब सौरमंडल। जब यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, एक आधा क्वेश्चन यहाँ से लगभग हर परीक्षा में आ ही जाता है। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो पहले भी हम ले चुके थे। जैसे मैंने आपको सबसे पहले इस लेक्चर से पहले मैंने ये बताया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में कि कैसे हमारे जो ब्रह्मांड है उसका निर्माण कैसे हुआ। जैसे उसमें सर्व से जो मान्य सिद्धांत माना जाता है, उस सिद्धांत का नाम क्या था? उस सिद्धांत का नाम था दोस्तों बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। तो एक तो उसको हमने गिना। इसके बाद में हमने ये भी देख लिया कि भाई साहब इसके बाद कौन सा जो सिद्धांत है उसको माना जाता है। तो इसके बाद जो माना जाता है वो हो जाता है कौन सा? उसका नाम है दोस्तों यहाँ पर हमने जो केपलर की परिकल्पना है उसको भी यहाँ पर देख लिया। फिर हमने ये भी देखा कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका निर्माण कब हुआ। हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हो जाता है 4.5 अरब वर्ष पहले या 450 करोड़ साल पहले इसका निर्माण हो जाता है। तो कुछ एक बेसिक तथ्य हमने जान ली। हमने ये जाना कि निहारिकाएं क्या होती है, हमने ये जाना कि न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर क्या होते हैं, हमने ये भी जाना कि जो गैलेक्सीज हैं उनका निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी गैसों से मिलकर होता है। ठीक है, हमने ब्लैक होल या कृष्ण विवर के बारे में जाना। तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में दे चुका हूं। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा एक बार जाकर देख सकते हैं ताकि आप आसानी से इससे रिलेट कर पाएं। अब इसके बाद में इस वाले लेक्चर में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सौरमंडल, जिसके कुछ एक प्रमुख ग्रह तो यहाँ पर विजिबल है जो आप लोग देख पा रहे हैं कि इमेज है। हालांकि सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है हमारे सोलर सिस्टम का वो है सूर्य, सन। इसके बाद में क्रम के आधार पर देख ले तो फिर बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, मंगल, इसके बाद गुरु, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह इसी क्रम में व्यवस्थित है जिस क्रम में मैंने आपको यहाँ पर बोला। तो सौरमंडल में सूर्य से तीसरा ग्रह हमारा प्लेनेट आ जाता है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी। सूर्य से दूसरा ग्रह कौन सा आ जाता है? ये है शुक्र। देखिए पहला तो कौन सा है? बुध है। दूसरा कौन सा है? शुक्र है। तीसरा कौन सा है? पृथ्वी है। चौथा कौन सा है? मंगल। दोस्तों ये जो देख पा रहे हैं ना आप, चारों शुरू के 4 ग्रह, ये क्या है? ये पार्थिव ग्रह हैं, पृथ्वी सदृश ग्रह हैं। इनके ऊपर आप पैर रख सकते हैं, ठोस है, जमीन है इन पर। लेकिन बाद के 4 ग्रह, जिनमें से 2 तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, नाम है इसका बृहस्पति। ठीक है, तो बृहस्पति जो है ये गैसीय दानव है, एक गैसीय प्लेनेट है। उसके बाद है शनि। तो ये कैसे ग्रह हैं? ये गैसीय ग्रह है। इनके अंदर क्या है कि गैस है, तो कोई जमीनी क्षेत्र नहीं है, और जमीन ही नहीं है तो यहाँ पर धरातल भी नहीं है, अर्थात हम यहाँ पर पैर नहीं रख सकते। देख लेते हैं, बात कर लेते हैं सौरमंडल के बारे में। तो सौरमंडल में सबसे पहले, और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि इसका पूरे सौरमंडल का कितने परसेंट, 99% जो द्रव्यमान है वो किसके अंतर्गत है? ये सूर्य के ही अंतर्गत है दोस्तों। 99% द्रव्यमान सूर्य के अंतर्गत आ जाता है। तो सूर्य पृथ्वी सदृश ग्रहों, विभिन्न उपग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार है, जिसमें सूर्य क्या है? एक तारा है दोस्तों। मैंने आपको बताया था सूर्य क्या है? तारा। और तारे की विशेषता होती क्या है? तारे की विशेषता यह होती है दोस्तों, तारा किसे कहा जाएगा? ऐसा कोई भी ग्रह, ठीक है, ठीक से समझिए, ऐसा कोई भी जो है आकाशीय पिंड जिसकी ऊर्जा का स्वयं का स्रोत हो, जो अपने आप से एनर्जी जनरेट कर सकता हो, वही क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। दूर से देखने में भले ही सब तारे लगे, लेकिन सब तारे नहीं होते हैं। जिसकी ऊर्जा का स्वयं का सोर्स होता है वही तारा कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके 8 ज्ञात ग्रहों में क्रमशः शुरू में मैंने आपको बताया है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये जो 4 आप देख पा रहे हैं, ये चारों, ये तो क्या है? आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, पृथ्वी सदृश ग्रह कहलाते हैं। मंगल के बाद के जो 4 ग्रह हैं वो बाहरी ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये इसके बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ये ग्रह कैसे है? परवलयाकार में, मतलब जो पैराबोलिक रूट होता है उस पर। कैसे? भाई साहब मान के चलिए ये है सन, यहाँ पर सूर्य,
सूर्य का चक्कर कैसे लगाते हैं, ये दीर्घ वृत्ताकार भी बोल देते हैं, इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे पृथ्वी है मान के चलिए, तो पृथ्वी इस प्रकार से चक्कर लगाती है, तो परवलयाकार आकृति में चक्कर लगाया जाता है। तो ये सब परिक्रमा जो सूर्य की करते हैं, ना केवल पृथ्वी बल्कि सारे के सारे ग्रह किस आधार पर परिक्रमा करते हैं, यहाँ पर सारे के सारे ग्रह परवलयाकार आकृति में ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं सौरमंडल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि सूर्य से दूरी कितनी है किसी भी ग्रह की, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका व्यास कितना है, अर्धव्यास कितना है, मतलब उसकी त्रिज्या भी कह सकते हैं इसको, और उपग्रहों की संख्या कितनी है। इसमें से दो सबसे ज्यादा जरूरी है ये। ठीक है, बाकी और जो जरूरी होगा मैं आपको बताता चलूंगा, ध्यान दीजिएगा। सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे नजदीकी ग्रह, सूर्य के सबसे निकट कौन सा है, बुध। ठीक है, बुध की दूरी सूर्य से कितनी है, 3,87,00,000 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, ये किलोमीटर में है। डेंसिटी आवश्यकता नहीं है याद करने की, अर्धव्यास इसकी भी आवश्यकता नहीं है याद करने की, इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह दोस्तों नहीं है। बुध ऐसा उपग्रह है, बुध ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट उपग्रह नहीं है। फिर बात करेंगे शुक्र की, एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो शुक्र की दूरी लगभग 7,23,00,000 किलोमीटर है सूर्य से, 7.23 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अगर बात करें तो इसका आप घनत्व देख रहे हैं तो लगभग पृथ्वी के घनत्व के बराबर है, और घनत्व भी पृथ्वी के बराबर है, और अगर आप देखेंगे तो इसकी त्रिज्या भी लगभग पृथ्वी के बराबर है। लेकिन इसका भी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, क्योंकि इसका घनत्व और आकार पृथ्वी के बराबर है दोस्तों। इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि आकार और घनत्व दोनों लगभग आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर घनत्व भी लगभग बराबर है और आकार भी लगभग बराबर है। भाई अर्धव्यास या त्रिज्या बराबर है तो व्यास भी लगभग बराबर ही होगा, लेकिन इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ये दो ही ग्रह ऐसे हैं सौरमंडल के जिसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में जो शुक्र ग्रह है उसे क्या कहा जाता है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का नर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, सौरमंडल का नर्क कहलाता है। तो नर्क क्यों कहलाता है, इसका औसत तापमान 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके और हमारे जैसे मनुष्य के लिए तो वहां पर 1 सेकंड भी सर्वाइव करना मुश्किल होता है, क्योंकि अब कई बार हम जैसे देखते हैं भारत में जब गर्मी हो जाती है 40-45 डिग्री तो ही हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उससे 10 गुना ज़्यादा गर्मी होगी अगर 450 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होगा, तो वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत दूर की बात हो जाती है। इसलिए इसको सौरमंडल का नर्क कहा जाता है। और यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है गर्मी क्यों है, क्योंकि पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा अगर ज्वालामुखी किसी ग्रह पर पाए जाते हैं तो वो किस पर पाए जाते हैं, शुक्र ग्रह पर पाए जाते हैं। और इसलिए यहाँ पर चट्टानें भी पिघले हुए रूप में, नदियों के रूप में चट्टानें लावा के रूप में बहती रहती है। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, सौरमंडल का नर्क। दिखने में सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, सबसे सुंदर ग्रह है दिखाई देने में, लेकिन मामला ऐसा है भाई साहब कि दिखने में भले ही सुंदर है, बट ये है क्या, ये सबसे ज्यादा ऐसा प्लेनेट है जिस पर रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं इसकी सूर्य से दूरी लगभग कितनी हो जाती है, सूर्य से दूरी लगभग 10 करोड़ किलोमीटर, औसत दूरी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 10 से, यहाँ पर 15 करोड़ किलोमीटर है दोस्तों, यहाँ 15 करोड़ किलोमीटर, यहाँ पर 18 करोड़ किलोमीटर है। इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, 18 करोड़।
ठीक है। अब पृथ्वी की दूरी इतनी है, पृथ्वी का घनत्व, ये जरूर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पृथ्वी का घनत्व याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, ज्यादातर मामलों में 5.5 ग्राम घन सेमी, इतना ही काफी है, ज्यादा आगे तक बताने की आवश्यकता नहीं है। इसकी त्रिज्या भी कई बार पूछी जा सकती है, और अगर इसका व्यास पूछ लिया जाए तो इंटू 2 कर लेंगे तो व्यास हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, या आप दूसरे शब्दों में बोलें तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। और इसका जो नेचुरल सैटेलाइट है दोस्तों, प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का एक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, चंद्रमा कहा जाता है, मून कहा जाता है। एक प्राकृतिक उपग्रह भी है हमारे ग्रह का, जिसे चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। फिर बात कर देते हैं हम मंगल के बारे में। पृथ्वी से अगला ग्रह है मंगल, दूरी है लगभग 18 करोड़ किलोमीटर सूर्य से, सबकी दूरी देख रहे हैं हम किससे, सूर्य से, ठीक है। इसके बाद घनत्व तो इसकी आवश्यकता नहीं है याद करने की, इसका अगर आप अर्धव्यास देखें तो 3390 3400 किलोमीटर के आसपास है, मतलब आप कह सकते हैं पृथ्वी से लगभग आधा है आकार में। कौन, जो मंगल ग्रह है। लेकिन इसके 2 उपग्रह हैं दोस्तों, उपग्रह 2 हैं, और दोनों ही कोई बहुत ज्यादा बड़े उपग्रह नहीं है। एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डिमोस। याद रखिएगा, डिमोस जो है मंगल का उपग्रह है, साथ ही सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो डिमोस ही है। और ये किसका उपग्रह है, मंगल का। आपने देखा होगा भारत समेत बहुत सारे ऐसे विश्व के देश हैं जो मंगल ग्रह पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए लालायित हैं। ये जीवन की संभावना इस देश पर तलाश रहे हैं, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि शुक्र ग्रह पर तो जीवन की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि शुक्र ग्रह पृथ्वी पर से ज्यादा पास पड़ता है, मंगल तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा दूर है, लेकिन फिर भी ऐसा माना गया है कि बहुत पतला ही सही, लेकिन मंगल ग्रह पर वातावरण मौजूद है। और वातावरण मौजूद है, इसका मतलब वहां पर जीवन होने की संभावनाएं कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, और मंगल पर भारत के जो अभियान है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम एक बार ये इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे बृहस्पति के बारे में, ठीक है। बृहस्पति की बात करें, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, आकार में सबसे बड़ा ग्रह अगर सौर मंडल का कौन सा है तो बृहस्पति है। और ये सूर्य से लगभग 52 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। इसका घनत्व काफी कम है दोस्तों, और इसकी अगर आप देख ले त्रिज्या ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। त्रिज्या लगभग 70,000 किलोमीटर के आसपास तो त्रिज्या है, तो व्यास कितना हो जाएगा, लगभग 1,40,000 किलोमीटर इसका व्यास हो जाएगा। पृथ्वी बहुत बहुत छोटी दिखाई देती है जब आप इसको किसके पास में रखकर देखते हैं, बृहस्पति के। और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, 79 उपग्रह हैं इसके। पहले सबसे ज्यादा उपग्रह जो हुआ करते थे तो बृहस्पति के हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में हुई खोज के दौरान ये तय कर दिया गया कि जो शनि ग्रह है उसके सर्वाधिक उपग्रह है, ठीक। बात करेंगे शनि की, इस पर रिंग या वलय पाए जाते हैं दोस्तों, शनि ग्रह पर रिंग या वलय पाए जाते हैं। इसका भी व्यास अच्छा खासा है। अगर दूरी की बात करें तो 95 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है ये दोस्तों सूर्य से। और ये सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, सबसे कम घनत्व वाला, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों, शनि है। और कितना हल्का है, इतना हल्का है अगर पानी पर रखा जा सके, इसे पानी पर रख दिया जाए किसे, शनि ग्रह को, तो ये तैरने लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे कम घनत्व, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है कौन सा, शनि। और अगर इसकी भी आप त्रिज्या की बात कर ले तो इसका भी आकार बहुत ज्यादा है, लगभग 58,000 किलोमीटर इसका जो है त्रिज्या है, तो व्यास इसका लगभग दोगुना हो जाता है। तो ये भी शनि से बहुत थोड़ा सा छोटा है, लेकिन पृथ्वी से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं दोस्तों, शनि के ही हैं। फिर बात कर लेते हैं यूरेनस, जिसे हिंदी में कहा जाता है अरुण ग्रह। पृथ्वी से कितना दूर है,
1 अरब 91 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। व्यास इसका जो घनत्व है नहीं पूछा जाता है, आकार इसका भी अच्छा खासा है, ठीक है। और इसके उपग्रहों की संख्या पूछी जाती है तो 27 उपग्रह हैं। उसके बाद में वर्तमान में पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर और पृथ्वी से सबसे दूर जो ग्रह निकल कर आता है नाम है नेपच्यून, जिसे वरुण ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसकी पृथ्वी से जो इसकी सूर्य से जो दूरी है वो है 3 अरब किलोमीटर, ठीक है। यह 3 अरब किलोमीटर के आसपास की इसकी दूरी हो जाती है। और यहाँ पर इसका घनत्व याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इसका व्यास या त्रिज्या भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? 14 है। उपग्रहों की संख्या सभी की याद करनी है, किसी की विशेषता है तो वो भी हमको याद रखनी है। सूर्य से दूरी खगोलीय इकाई में है, ठीक है। और वैसे इसको एयू में हम देखेंगे, ठीक है। अर्थात पृथ्वी की मध्यमान दूरी 14 करोड़ किलोमीटर 95,98,000 किलोमीटर एक इकाई के बराबर है। जैसे 1 AU बराबर लगभग 15 करोड़ किलोमीटर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। 1 U मतलब लगभग 15 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर याद रखनी है। प्रकाश वर्ष के बारे में, हालांकि मैंने प्रकाश वर्ष के बारे में आपको पिछले लेक्चर में बताया था। लाइट ईयर क्या होता है? ये समय का नहीं बल्कि दूरी का मापक है। याद रखिएगा, यहाँ पर गलती होती है, समय का मापक नहीं है। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर दूरी का मापक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा 1,86,000 मील प्रति सेकंड या लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, के वेग से इस गति से तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये होता है प्रकाश की एक वर्ष के अंतर्गत तय की गई दूरी। पारसेक किसे कहा जाता है? देखो दोस्तों, बात ऐसी है कि जब प्रकाश वर्ष भी बहुत छोटी जो है दूरी निकल कर आती है, जब हम यूनिवर्स के संदर्भ में हम बात करते हैं तो फिर एक अगली दूरी निकाली गई जिसे पारसेक कहा जाता है। ये भी क्या है? दूरी के माप की इकाई है, जो लगभग कितनी होती है? 3.3 प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 1 पारसेक। मतलब 1 पारसेक इक्वल टू 3.3 प्रकाश वर्ष, ठीक है। आगे चले जाते हैं और बात कर लेते हैं कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांड वर्ष के बारे में। कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांड वर्ष के बारे में बात करते हैं तो सूर्य सौरमंडल के अन्य सदस्यों सहित मंदाकिनी आकाशगंगा की एक परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्ष में करता है, जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। इस अवधि को ही क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। तो ये चीज याद रखनी है। कॉस्मिक ईयर किसे कहा जाता है? एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर 25 करोड़ वर्ष, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी। और लास्ट में आ जाता है खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU किसे कहा जाता है? सूर्य से पृथ्वी के लगभग मध्य की औसत दूरी है, जो लगभग कितनी है? 14 करोड़ 95,97,087। 14 करोड़ 95 लाख लगभग आप इसको मान सकते हैं, सीधे सीधे याद रख लीजिए, 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी? लगभग। तो 15 करोड़ किलोमीटर में 1 AU हो जाता है, ये याद रखनी है। 1 AU बराबर 15 करोड़ किलोमीटर। तो यहां तक की बात समझ में आ जाती है। हमने माप की इकाइयां जो है देख ली है यूनिवर्स के संदर्भ में। चलिए अब बढ़ जाते हैं इससे आगे और बात कर लेते हैं। जब हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसका मुखिया है सूरज अर्थात सन। सूरज के बारे में बात कर लेते हैं। सूरज क्या है? एक मध्यम आयु का, आज के डेट में जो इसकी एज है वो मध्यम है,
और आकार में भी कैसा है, मध्यम आकार का क्या है दोस्तों, तारा है। तो एक तो ये याद रखिएगा, सूरज क्या है, एक तारा है, एक स्टार है। इसका व्यास की बात करें लगभग तो कितना है, 13.9 लाख किलोमीटर, मतलब आप मोटा मोटी मान सकते हैं 14 लाख किलोमीटर। पृथ्वी से अगर आप तुलना करें तो पृथ्वी दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देगी, क्योंकि पृथ्वी का जो व्यास है वो लगभग कितना हो जाता है, 12,500 से 13,000 किलोमीटर, और कहाँ पर है, 14 लाख किलोमीटर। सूर्य की वर्तमान आयु की बात करें तो लगभग कितनी है, 4.5 अरब वर्ष वर्तमान आयु इतनी है सूरज की। भाई हमने बात की थी सोलर सिस्टम का जो निर्माण हुआ था दोस्तों, वो 4.5 से 4.8 अरब के दरमियान हुआ था। इसका मतलब जब सबसे पहले सोलर सिस्टम में कोई चीज़ बनी होगी तो वो सूरज ही बना होगा, और इसी वजह से सूरज के आसपास में फिर जो धूलकण थे और भी जो चीज़ें थी, उन्होंने ही तो मिलकर किसका निर्माण किया, ग्रहों का निर्माण किया। इसलिए सोलर सिस्टम में सबसे पुराना सदस्य अगर कोई है तो वो कौन है, सूरज है अपने आप में। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। सूर्य के अगर द्रव्यमान की बात कर लें दोस्तों, तो इसका 70% भाग हाइड्रोजन और लगभग 27% भाग क्या है, हीलियम है। ये याद रखना है, हाइड्रोजन और हीलियम से ही मूल रूप से बनकर मिलकर बना हुआ है। सूर्य का अगर प्रकाश की बात करें तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि प्रकाश लगभग कितना, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से ट्रेवल करता है। आप सोच के देखिए एक बार कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये कितनी तेज गति हो सकती है। ये इतनी तेज गति है कि यूनिवर्स में इससे तेज गति मानी नहीं गई है। ठीक है, तो इस गति से भी जब सूरज चलता है तो लगभग कितने मिनट में, 8 मिनट लगते हैं वो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने में, क्योंकि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। और 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी को तय करने में प्रकाश को मात्र कितना समय लगता है दोस्तों, 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर किधर से किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है, और इसलिए इसकी घूमने की जो अवधि है भूमध्य रेखा पर कितनी होती है, 25 पृथ्वी दिवस के बराबर होती है। अपनी दूरी पर हमेशा किधर से किधर घूम रहा है, ये मान के चलिए ये सूरज है, अपनी दूरी पर घूमेगा इधर, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है सूरज। ठीक, सूर्य का अपना कोई चंद्रमा नहीं है, तो सूर्य का कोई सैटेलाइट नहीं है, बल्कि एक तरह से जो ये उपग्रह है ये ही सूर्य के रेफरेंस में उपग्रहों की तरह काम करते हैं। सूर्य पर किसी भी छल्ले की भी विद्यमानता नहीं है, तो कोई रिंग नहीं बना हुआ है। जैसे हम शनि ग्रह को देखते हैं तो शनि ग्रह में हम पाते हैं कि शनि ग्रह के स्पष्ट वलय है, रिंग है उसके पास। तो ऐसे उपग्रह भी हो सकते हैं जिनके रिंग है, लेकिन सूर्य के पास ना तो कोई रिंग है और ना ही सूर्य का कोई अपना कोई क्या है, चंद्रमा, मतलब कोई उपग्रह, इनमें से कोई भी नहीं है। बात करें सूर्य की संरचना की तो इसको 6 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला तो है इसका केंद्र, फिर है विकिरण क्षेत्र, रेडिएशन जहां से निकलते हैं, संवैनिक क्षेत्र, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फियर और कोरोना। ठीक है, ये 6 भागों में सूर्य के क्षेत्रों को बांटा जा सकता है। वापस से सुन लीजिए, सबसे पहले है इसका केंद्र सूर्य का, फिर उसके ऊपर आता है विकिरण क्षेत्र, उसके ऊपर संवैनिक क्षेत्र, उसके ऊपर प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर जिसको बोल देते हैं, फोटोस्फीयर, फिर आ जाता है क्रोमोस्फीयर और फिर आ जाता है कोरोना। ये 6 भाग है। जब आप क्या देखते हैं, सोलर एक्लिप्स, मतलब सूर्य ग्रहण देखते हैं, तो सूर्य का जो रिंग वाला भाग दिखाई देता है उसी को क्या कहा जाता है, कोरोना या सूर्य किरीट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है दोस्तों, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। आप सोच के देख सकते हैं 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब लगभग कितना होता है, 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। 1.5 करोड़ से 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है सूर्य के। अगर बिल्कुल आप केंद्र में चले जाएं, एक जो सुरंग बनाते हुए बिल्कुल केंद्र में चले जाएं आंतरिक भाग में, तो सूर्य का जो आंतरिक भाग का तापमान है वो लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है, जो नाभिकीय संलयन, एटॉमिक फ्यूजन के अनुकूल है।
भाई एटॉमिक फ्यूजन के लिए इतने ही तापमान की आवश्यकता होती है, जब भी जाके आप एटॉमिक फ्यूजन करवा सकते हैं। तो ये इसके अनुकूल है। सूर्य के केंद्र का तापमान बाह्य परत, जो बाहरी परत है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल से अधिक होता है। सूर्य का जो भाग हमें दृष्टिगोचर होता है, मतलब जो दिखाई देता है, जो वाला भाग, उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहा जाता है। मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया। इसके तापमान की बात करें तो लगभग कितना है दोस्तों, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। कई जगह पर लिखा हुआ है 5760 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कुल मिलाकर आप मान के चलिए 5000 से 5500 से और 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य है दोस्तों। तो जो तापमान है प्रकाश मंडल का, ये प्रकाश मंडल का तापमान कितना है, लगभग 5500 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य है। प्रकाश मंडल में ही सोलर कलंक, ठीक है, सन स्पॉट्स पाए जाते हैं। अब ये सन स्पॉट क्या है भाई, सूर्य की जो सतह है उस पर ऐसे धब्बे हैं जहां पर तुलनात्मक दृष्टि से तापमान क्या होता है दोस्तों, कम होता है। ठीक है, इन जो सोलर कलंक है, जो सन स्पॉट है, इनकी जो कुल आयु है लगभग सामान्य रूप से 22 वर्ष मानी जाती है। शुरू के 11 वर्षों में इनका आकार बढ़ता है और बाद के जो 11 वर्ष होते हैं उसमें इनका आकार कम होता है। तो ये चीज भी हमको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। कुछ और तथ्यों की बात अगर हम करें सूर्य के बारे में, तो फोटोस्फीयर में ठंडे और काले धब्बों को सौर कलंक या सौर धब्बा कहा जाता है। गर्म और प्रकाशित भाग को क्या कहा जाता है, फेकुला कहा जाता है। सौर कलंक की सबसे पहले अगर किसी ने खोज की थी तो वो किसने की थी दोस्तों, गैलीलियो ने की थी। इसलिए इसे आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने 6 भागों में बांटा था सूरज को। सबसे आंतरिक भाग है ये, सबसे आंतरिक भाग जो था वो ये था, जिसे हमने केंद्र कहा। केंद्र के बाद का ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर, ये दूसरा भाग है, जिसे हमने क्या कहा, विकिरण क्षेत्र कहा। ठीक है, फिर ये जो क्षेत्र है सूरज का, इसको हमने, ये जो तीसरा भाग है इसे हमने क्या कहा, संवैनिक क्षेत्र कहा। ठीक है, फिर इसके बाद में चौथा जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र जिसको हम बोल देते हैं, इसको फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहा। और देखिए यहां पर ये ऐसे जो क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है सौर कलंक, जिनका तापमान क्या होता है दोस्तों, कम होता है। सौर कलंक या सौर धब्बे कहलाते हैं। सूर्य पर स्थित ऐसे क्षेत्र जहां पर तुलनात्मक दृष्टि से तापमान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये सोलर वेव्स भी कई बार निकलती रहती है, जिसे क्या कहा जाता है, सौर ज्वाला। जब ये इनमें तेज धमाका सूरज में एक बार होता है, इस प्रकार से इसमें धमाके होते रहते हैं। और इस प्रकार के जब धमाके होते हैं तो इसकी वजह से हमारे जो सैटेलाइट हैं, जो अंतरिक्ष में पृथ्वी के ऊपरी क्षेत्र में तैरते रहते हैं, वो भी कई बार डैमेज हो जाते हैं, उनकी सिग्नल भी जो है बिगड़ जाता है। तो सूर्य में जब भी ऐसे सौर ज्वाला निकलती है तो उसका प्रभाव हम सभी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। फिर ये बाहरी भाग है बिल्कुल, और सबसे बाहरी भाग जो है ये सूर्य का, इसे क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है। हालांकि इसका ये जो थोड़ा सा इसका आंतरिक वाला भाग है, ये इसको क्या कहा जाता है, क्रोमोस्फीयर भी कहा जाता है। तो 6 भाग हो जाते हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहला हो जाता है केंद्र, दूसरा है विकिरण क्षेत्र, तीसरा है संवैनिक क्षेत्र, फिर आ जाता है फोटोस्फीयर, फिर आ जाता है क्रोमोस्फीयर और अंत में आ जाता है कोरोना। इन 6 भागों में बांटा गया है। साथ ही में सूर्य पर स्थित ऐसे भाग, ऐसे क्षेत्र जहां पर तुलनात्मक दृष्टि से तापमान कम होता है, उनको क्या कहा जाता है, ऐसा जो क्षेत्र काला काला से दिखाई दे रहा है, इसी को कहा जाता है सौर कलंक या सौर धब्बे,
इनकी कुल आयु लगभग 11 वर्ष 22 वर्ष होती है। शुरू के 11 वर्षों में ये जो है बढ़ते हैं और बाद के 11 वर्षों में ये कम होते हैं। सौर ज्वाला जब निकलती है, सोलर वेव्स, तो ये पृथ्वी और पृथ्वी पर स्थित उपग्रहों के लिए, वनस्पतियों के लिए, सबके लिए क्या होती है, घातक होती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हमको ये मानना पड़ेगा कि सूरज जो है वो पृथ्वी का और पूरे सौर मंडल का जीवनदाता है, और जीवन चलता भी सूरज की वजह से। अगर सूरज नहीं होगा तो हमारा भी अस्तित्व नहीं हो सकता। कैसे, आप प्रत्यक्ष रूप से कैसे भी समझ ले, आप ये अच्छी तरह समझ जाएंगे कि अगर सूरज नहीं है तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व नहीं है। पहली बात तो पृथ्वी ही नहीं है तो अस्तित्व होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मान के चलिए, पहली बात वेपराइजेशन, वाष्पीकरण नहीं होगा। अगर सूर्य नहीं होगा तो तापमान नहीं होगा, तापमान नहीं होगा तो वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा तो समुद्र में से पानी उठकर ऊपर नहीं जाएगा, वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो दुनिया में कहीं पर भी पानी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि समुद्री जल को तो हम काम ले ही नहीं सकते, वो तो खारा पानी होता है। ठीक। दूसरा रीज़न क्या होता है कि अगर सूर्य नहीं होगा तो ताप नहीं होगा, और ताप नहीं होगा तो जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश में। तो अगर सूर्य ही नहीं है तो प्रकाश नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन जनरेट नहीं करेंगे, और अगर ऑक्सीजन ही जनरेट नहीं करेंगे तो हम सभी किस पर चलते हैं, ऑक्सीजन पर चलते हैं। कोरोना के समय पर आपने देखा होगा, तो अगर सूर्य नहीं होगा तो ऑक्सीजन बनेगी ही नहीं, और बनेगी नहीं तो हम जीवित वैसे भी नहीं रह सकते। तो सूर्य के बिना हमारा अस्तित्व होना नामुमकिन है। चाहे हमें सूरज नुकसान पहुंचाए, लेकिन जीवन देने का काम भी कौन करता है दोस्तों, यहाँ पर सूरज ही करता है। चलिए बात कर लेते हैं अरोरा के बारे में। अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांड किरणों और सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभावों के मध्य जो घर्षण होता है ना, उसके कारण ध्रुवों के ऊपर एक रंगीन चमक उत्पन्न हो जाती है, दोनों ध्रुवों पर, जिसे क्या कहा जाता है, अरोरा। भाई साहब, पृथ्वी के दोनों ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर ऐसे सोलर फ्लेयर्स और साथ में चुंबकीय जो प्रभाव होते हैं उनकी वजह से अलग अलग प्रकार की यहाँ पर जो है ऐसी एक प्रकार से चमक उत्पन्न हो जाती है ध्रुवीय क्षेत्रों में, पृथ्वी के दोनों तरफ। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को अरोरा कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव की अगर हम बात करें तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। तो उत्तरी ध्रुव पर नाम कुछ और है और दक्षिण ध्रुव पर नाम इसका कुछ और निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं ग्रहों के बारे में कि दोस्तों ग्रह होते क्या हैं, ये चीज़ हमको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ग्रह क्या होते हैं। तो ग्रह होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, के बारे में जब हम बात करते हैं, ने वर्ष 2006 में ये प्राग, जो चेक गणराज्य की राजधानी है, वहां पर एक सम्मेलन का आयोजन किया 2006 में, और यहाँ पर इन्होंने ग्रह की नई परिभाषा दी। इसके अनुसार ग्रह उन्हीं आकाशीय पिंडों को माना जाएगा जो, तो अब कौन कौन सी शर्तें हैं जो ये तय करती हैं कि भाई साहब ये जो सिचुएशन होगी, ये जो शर्तों को पूरा करता होगा वही क्या कहलाएगा दोस्तों, ग्रह कहलाएगा। पहला, अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता हो। कक्षा निश्चित होनी चाहिए, मतलब अनियमित नहीं होनी चाहिए, फिक्स कक्षा में। दूसरा, ऐसे खगोलीय पिंड जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी कक्षा के आसपास अवस्थित अन्य पिंडों, जैसे उल्का पिंड भी हो सकते हैं, क्षुद्र ग्रह भी हो सकते हैं, धूमकेतु भी हो सकते हैं, को या तो खुद में समाहित कर ले या कक्षा से पूर्णतया बाहर कर दे, या फिर कुछ उनमें से चंद्रमा बन जाए। भाई इसका कुल मिलाकर एक अच्छा खासा ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, या तो इतना ग्रेविटेशनल फोर्स हो कि अपने आप में बांध कर रख पाए, या फिर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स हो कि ये घुमाकर बाहर फेंक दे, या फिर ये है कि अपने आप के अंदर खींच ले, समाहित कर ले, तो ही वो क्या कहलाएगा, ग्रह। ये दूसरी शर्त हो जाती है। और तीसरी कंडीशन होगी ग्रह होने के लिए कि ऐसा खगोलीय पिंड जिसमें पर्याप्त द्रव्यमान हो, तो उसका भार, उसका आकार एक प्रकार से हो, ताकि वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से अपने लगभग गोलाकार स्वरूप को संतुलित रख पाए। अगर द्रव्यमान अच्छा होगा
तो ही ग्रेविटेशन की वजह से जो ग्रह होंगे उनका आकार क्या होगा, गोल। कभी आपने सोचा है कि सभी प्रकार के जो ग्रह है या उपग्रह भी हम देखते हैं ये गोल ही क्यों होते हैं? क्योंकि जो द्रव्यमान होता है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो गोल आकार पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। यही कारण है कि सभी ग्रह या उपग्रह आप देखते हैं तो लगभग कैसे होते हैं, गोल होते हैं। तो जो इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करता हो वही क्या कहलाता है दोस्तों, वही ग्रह कहलाता है। इसके अलावा ग्रहों के आसपास कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती, तो स्वयं की कोई प्रकाश नहीं होता है ग्रहों का। मैंने क्या कहा था, परावर्तन की वजह से चमकते हैं। पृथ्वी भी, मंगल भी, बुध भी, शुक्र भी, बृहस्पति भी, कोई सा भी ग्रह है, ये सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वो रिफ्लेक्ट होकर आता है, उसकी वजह से हम उनको देख पाते हैं। अगर वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम इन ग्रहों को कभी देख ही नहीं पाएंगे। तो इनका खुद का कोई एनर्जी सोर्स नहीं होता, खुद की ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं होता। तो इनके पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा, या ना तो प्रकाश होता है ना ही कोई ऊष्मा होती है। ये सूर्य से ही तो ऊष्मा प्राप्त करते हैं, सूर्य से ही क्या प्राप्त करते हैं दोस्तों, प्रकाश। जबकि सूर्य एक ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है, तारा, क्योंकि इसकी ऊष्मा का अपना स्वयं का स्रोत है। ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है दोस्तों, घूर्णन या परिभ्रमण। देखिए याद रखना, किसी पिंड के चारों ओर चक्कर लगाना ये तो कहलाता है परिक्रमण, और अपने ही अक्ष पर, अपनी ही धुरी पर, अपने एक्सिस पर रोटेट होना ये कहलाता है परिभ्रमण। तो जो ये ग्रह है तो अपने अक्ष पर तो क्या करते हैं, घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं, जो इनको हम रोटेशन कह देते हैं, जबकि उनका सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण या रेवोल्यूशन कहलाता है। तो याद रखिएगा, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी दोनों प्रकार की गतियां दर्शाती है। मान के चलिए यहाँ पर ये सूरज है और यहाँ पर पृथ्वी है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती जाती है और अपनी दूरी पर घूमते घूमते क्या भी करती जाती है, सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती जाती है। अर्थात पृथ्वी दोनों प्रकार की गतियां यहाँ पर जो है दोस्तों दर्शाती है, परिक्रमण गति भी दर्शाती है और परिभ्रमण गति भी यहाँ पर दिखाती है। तो दोनों प्रकार की गतियां यहाँ पर पृथ्वी दिखा देती है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान समय में सौरमंडल में पृथ्वी सहित टोटल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, जो मैंने बताया था, जिनका वर्गीकरण इस तरह से। शुरू के 4 ग्रहों को आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहा जाता है और बाहर के 4 ग्रहों को बाहरी ग्रह या जोवियन प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। शुरू के 4 ग्रह कौन से हैं, ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ये दोस्तों बुध है, बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी और मंगल, ये चारों आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। कैसे ग्रह हैं दोस्तों, ठोस। जबकि बाद के 4 ग्रह हैं, मतलब मंगल के बाद में फिर यहाँ पर तो आ जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट, और उसके बाद में बाहरी ग्रह आ जाते हैं जिनको जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। इनमें आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये चारों किसके अंतर्गत आ जाते हैं, बाहरी ग्रहों के श्रेणी में आ जाते हैं। इनमें से हम कौन से ग्रह पर निवास करते हैं, हम पृथ्वी पर निवास करते हैं। और कौन से ग्रह पर बसने का अब हम प्रयास कर रहे हैं, हम मंगल ग्रह पर बसने का प्रयास हम दोस्तों यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये जो 4 ग्रह हैं, क्योंकि भाई इन जो 4 ग्रह हैं इन पर तो बसने का सोच भी नहीं सकते हम। कारण क्या है कि यहाँ पर जब जमीन ही नहीं है पैर रखने के लिए, तो बसेंगे कहाँ पर, या तो द्रव अवस्था में है या फिर ये गैसीय अवस्था में है। तो इस वजह से यहाँ पर बसना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर हम बस सकते हैं। ठीक है, तो मंगल ग्रह पर अभी वर्तमान में जीवन की संभावनाएं देखी जा रही है। आपसे पूछ लिया जाए कौन सा आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है, 3 ऑप्शन इसमें से दे देगा, एक उसमें से दे देगा। ये आपसे पूछ लेगा कौन सा जोवियन प्लैनेट्स, जोवियन ग्रहों के श्रेणी में नहीं आता है, 3 इसमें से दे देगा, एक को इसमें से दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए इन 8 ग्रहों में से कौन कौन से प्लैनेटों में के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब सूर्य से दूरी के आधार पर भी अगर हम ग्रहों को देख लें, तो सूर्य से दूरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो सूर्य के सबसे पास तो पड़ता है कौन सा, बुध ग्रह। बुध के बाद में आ जाता है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से क्रमिक आधार पर तीसरा ग्रह है, और इसकी जो दूरी है पृथ्वी की सूर्य से, वो लगभग मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 15 करोड़ किलोमीटर है। फिर आ जाता है कौन सा ग्रह दोस्तों, मंगल। मंगल के बाद आ जाता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद आ जाता है वरुण। ये 8 ग्रह हो जाते हैं सूर्य से दूरी के आधार पर। लेकिन अब आपसे पूछ लिया जाए आकार, इनके आकार के आधार पर कैसे हो सकते हैं, तो आकार में बढ़ते हुए क्रम में भाई साहब सबसे छोटा ग्रह कौन सा है,
सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। उसके बाद दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? मंगल। मंगल के बाद आ जाता है शुक्र। पृथ्वी आ जाती है कौन से नंबर पर? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है या चौथा सबसे छोटा ग्रह है, ये आप कह सकते हैं। मतलब पृथ्वी पांचवा बड़ा ग्रह, पृथ्वी चौथा सबसे छोटा ग्रह है। तो ये दोनों के आधार पर आप देख सकते हैं। फिर पृथ्वी से बड़ा है कौन सा? वरुण। वरुण से बड़ा है अरुण। अरुण से बड़ा है शनि। ये मतलब दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। और सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह ये हो जाता है भाई साहब बृहस्पति। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बुध सबसे छोटा ग्रह है, पृथ्वी पांचवा बड़ा ग्रह है, और दूसरे तरह से बोले तो पृथ्वी चौथा सबसे छोटा ग्रह है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। क्रम ये हो जाएगा आकार के आधार पर और सूर्य से दूरी के आधार पर जो क्रम होगा वह भी आपके सामने। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रह, पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रहों में अंतर क्या है। ध्यान दीजिएगा, पार्थिव ग्रहों का जो निर्माण है वह सूर्य के निकट हुआ है, वो तो हम देख ही रहे हैं। पार्थिव ग्रह क्या है? सूर्य से निकटता के आधार पर आप देखेंगे तो सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है और फिर मंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब सबसे पहले अगर आप वैसे देखें तो मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, और फिर कौन सा हो जाता है? फिर हो जाता है दोस्तों मार्स। ये चारों क्या है? पार्थिव ग्रह में आ जाते हैं। जोवियन ग्रहों का निर्माण सूर्य से अधिक दूरी पर हुआ है, जिसमें आपका आ जाता है कौन सा? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों दूरी पर हैं, ये निकट है। दोनों की तुलना करते हुए चल रहे हैं हम दोस्तों। फिर पार्थिव ग्रहों की सूर्य से निकटता के कारण यहाँ पर तापमान क्या है? ज्यादा है। जोवियन ग्रह है, अब क्योंकि सूर्य से दूरी इनकी क्या होती जा रही है? सूर्य से निकटता कम है, मतलब दूरी ज्यादा है, और दूरी ज्यादा है इसलिए यहाँ पर पार्थिव ग्रहों की अपेक्षा तापमान क्या है दोस्तों? कम है। यहाँ पर तापमान क्या है? अत्यधिक है। फिर बात कर लेते हैं पार्थिव ग्रहों की। तो सूर्य के निकट सौर वायु अधिक शक्तिशाली होने के कारण ये पार्थिव ग्रहों से धूलकण और गैसों को उड़ाकर ले गई, अर्थात इन ग्रहों से इनकी अत्यधिक कमी पाई जाती है। ये चीज याद रखनी है। अब अगर बात करें जोवियन ग्रहों की, तो सूर्य से अधिक दूरी पर सौर वायु शक्ति कम प्रभावशाली होती है, और इसी वजह से जोवियन ग्रहों पर धूलकण और गैसों की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर ग्रहों में इनकी अत्यधिक कमी पाई जाती है, किसकी? धूलकण और गैसों की। जबकि जोवियन प्लैनेट्स को तो हम कई गैसीय प्लैनेट रहे, तो वहां पर गैसों की अधिकता पाई जाती है। ये अंतर हो जाता है जोवियन और पार्थिव ग्रहों के अंतर्गत। फिर और पार्थिव ग्रहों के छोटे आकार के कारण इनका गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है? कम है, जिससे यह गैसों को अपनी ओर अधिक मात्रा में आकर्षित नहीं कर पाए। और इसी के साथ साथ इन ग्रहों पर बाहरी धातु जैसे लोहा, निकेल अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो भारी धातु है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें जोवियन ग्रहों की, तो जोवियन ग्रहों के बड़े आकार के कारण एक तो इनका गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? अधिक होता है, और इसके कारण गैसों का संकेंद्रण यहाँ पर ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशन ज्यादा है, और ग्रेविटेशन ज्यादा है उस वजह से यहाँ पर गैसों का संकेंद्रण भी क्या है दोस्तों? ज्यादा है। ठीक है, पार्थिव ग्रह के उदाहरण कैसे हैं? शुरू के 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये ठोस ग्रह है, मैंने अभी आपको बताया। जोवियन ग्रहों के उदाहरण की बात करें, बृहस्पति, शनि, यूरेनस मतलब अरुण, और नेपच्यून, वरुण, ये कैसे ग्रह हैं? ये गैसीय ग्रह हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों एक बार जितना भी पढ़ा है जल्दी से इसको हम क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बात करेंगे हम सबसे पहले सौरमंडल की संरचना के बारे में। तो सौरमंडल क्या है? सूर्य, पृथ्वी सदस्य ग्रहों के विभिन्न उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय
पिंडों का एक परिवार है जिसमें सूर्य क्या है, एक तारा है और इसके कितने ज्ञात ग्रह हैं, ये टोटल लाइन से अगर हम देख ले तो 8 ग्रह निकल कर आ जाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये इनके नाम हो जाते हैं। ये ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं सूर्य के, परवलयाकार पैराबोलिक रूट पर चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार रूट में ये चक्कर जो है लगाते हैं। फिर आगे बात करेंगे तो ये तो इनका ग्रहों का क्रम हो जाता है, ठीक है। ये इनकी एयू में डिस्टेंस हो जाती है। घनत्व याद रखना है तो रख सकते हैं, वरना ज़्यादा, एक तो पृथ्वी का याद रख लीजिएगा, एक जो है आप शुक्र का याद रख सकते हैं, एक इसका याद रख सकते हैं जो सबसे कम है, ठीक है। बाकी आवश्यकता नहीं है, व्यास की आपको आवश्यकता नहीं है। एक तो आप याद रख लें बृहस्पति का, एक पृथ्वी का और एक शुक्र का, ठीक, बाकी आवश्यकता नहीं है। बुध के कोई क्या है, बुध के कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसी प्रकार शुक्र का भी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह फोबोस और डिमोस के नाम से इनको जानते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। बृहस्पति के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या 79 है, जबकि शनि के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या हो जाती है दोस्तों 82। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, शनि के हैं वर्तमान में। इसके बाद में यूरेनस के उपग्रहों की संख्या कितनी हो जाती है, 27, और नेपच्यून के उपग्रहों की संख्या हो जाती है दोस्तों 14, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर याद रखनी है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे जो खगोलीय दूरी की इकाइयाँ हैं उनके बारे में, माप की इकाइयाँ। सबसे पहले प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको क्या कहा जाता है, एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर के नाम से जाना जाता है। और प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है दोस्तों, तो ये 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो ये है सूर्य के द्वारा, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। पारसेक किसे कहा जाता है कि भाई साहब 3.3 लाइट ईयर में कितना, एक पारसेक होता है। फिर बात करेंगे अपन कॉस्मिक ईयर की। कॉस्मिक ईयर क्या, सूर्य एक चक्कर अपनी आकाश गंगा के केंद्र का लगा देता है 25 करोड़ वर्ष में, और इसी को एक पारसेक कहा जाता है। मतलब एक पारसेक लगभग होता है 25 करोड़ वर्ष का। और खगोलीय दूरी या एयू किसे कहा जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक एयू के नाम से दोस्तों जाना जाता है, जो लगभग कितनी है दोस्तों, 15 करोड़ किलोमीटर, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में। एक इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर आगे जाकर ग्रहों के बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य के बारे में। तो सूर्य एक क्या है, मध्यम आकार का क्या है, तारा है दोस्तों, ठीक है। इसका व्यास अगर आप बात करें कितना है, 14 लाख किलोमीटर इसका व्यास है। और इसकी आयु की बात करें तो 4.7 अरब वर्ष, मतलब 470 करोड़ वर्ष के आसपास इसकी आयु हो जाती है। बात करें इसके द्रव्यमान की, तो इसके द्रव्यमान का लगभग 70% भाग तो हाइड्रोजन से और 30% भाग जो है इसका किससे बना हुआ है, हीलियम से बना हुआ है। सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 से 8.5 मिनट का समय लगता है। साथ ही में ये भी आपको बताता चलूँ दोस्तों कि सूर्य अपनी धुरी पर, अपने एक्सिस पर तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, और इसकी जो हम घूर्णन गति की बात करें तो भूमध्य रेखा के सापेक्ष इसकी कितनी है, 25 पृथ्वी दिवस के आसपास निकलकर आ जाता है। सूर्य का अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, चंद्रमा नहीं है, साथ ही इसके अपने आप में कोई वलय भी नहीं है, कोई रिंग भी नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ जाए तो हम बात करेंगे कि सूर्य की संरचना को 6 भागों में हम बांटते हैं, जो कि आपके सामने है। केंद्र, विकिरण क्षेत्र, संवहनी क्षेत्र, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। इनको डिटेल में इस वाली इमेज में हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आगे सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग कितना है, 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड या 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। और ये नाभिकीय जो संलयन है, एटॉमिक फ्यूजन है, उसके अनुकूल है। सूर्य के तापमान का जो बाहरी क्षेत्र है उसको क्या प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। सूर्य का जो भाग दृष्टिगोचर होता है उसी को हम प्रकाश मंडल कहते हैं दोस्तों। और इसका तापमान लगभग कितना है, 5,500 से 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एग्जैक्ट बताऊं तो 5,760 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, ठीक है। प्रकाश मंडल में ही क्या पाए जाते हैं, सौर कलंक पाए जाते हैं, सन स्पॉट पाए जाते हैं, जो सौर धब्बे भी इनको कहा जाता है। यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे हैं, सबसे पहले केंद्र है, फिर विकिरण क्षेत्र है, फिर संवहनी क्षेत्र है, उसके बाद में यहाँ पर फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल आ जाता है, फिर क्रोमोस्फीयर आ जाता है, और अंत में आ जाता है कोरोना 6ठे नंबर पर, ठीक है। ये सौर कलंक क्या होते हैं, सौर कलंक ये होते हैं जहाँ पर कम तापमान होता है, सूर्य के वो क्षेत्र जहाँ पर तापमान कम होता है उन्हीं को क्या कहा जाता है, सौर कलंक। फोटोस्फीयर में ठंडे एवं काले धब्बों को सौर कलंक या सौर धब्बों के नाम से जाना जाता है। गर्म एवं प्रकाशित भाग को फेबुला कहा जाता है। इनके आसपास का गर्म और प्रकाशित भाग तो है फेबुला, और जो ये ब्लैक कलर का भाग दिखाई दे रहा है
इसी को क्या कहा जाता है, सोलर स्पॉट कहा जाता है। इसकी खोज जो की थी सबसे पहले, वो की थी दोस्तों किसने, गैलीलियो ने। चलिए, अंतरिक्ष में आने वाले ब्रह्मांड किरणों और सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुंबकीय पदार्थों के मध्य जो घर्षण के कारण जो ध्रुवों के ऊपर एक रंगीन चमक उत्पन्न होती है, उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, अरोरा कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, अरोरा बोरियोलिस, और दक्षिण ध्रुव पर इसे क्या कहा जाता है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे ग्रह के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मतलब AIU ने वर्ष 2000 में ग्रह की नई परिभाषा दी, जिसके अनुसार कोई भी आकाश पिंड को ग्रह कब कहा जा सकता है, जब वो निम्न शर्तों को पूरी करता हो। एक तो उसकी कक्षा क्या हो, निश्चित कक्षा में किसकी परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा दोस्तों करता हो। फिर ऐसे खगोलीय पिंड जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कक्षा के आसपास के जो भी चाहे वो उल्का पिंड हो, चाहे क्षुद्र ग्रह हो या धूमकेतु हो, को अपने अंदर खींच ले या फिर अपनी कक्षा में रख ले या फिर उठाकर बाहर फेंक दे, ये इन तीनों में से कोई एक काम करता हो। ऐसा खगोलीय पिंड जो पर्याप्त द्रव्यमान रखता हो ताकि उसका गोल आकार जो है लगभग बना रह पाए। ठीक, इसके अलावा ग्रहों के आसपास अपना कोई ऊर्जा, प्रकाश, ऊष्मा का कोई स्रोत नहीं होता। ये सूर्य से ही तो ऊष्मा लेते हैं और सूर्य से ही क्या लेते हैं, प्रकाश लेते हैं। ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना या परिभ्रमण जो होता है वो होता है जबकि सूर्य के चारों ओर ये क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। वर्तमान की अगर बात करें तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं दोस्तों, 8 ग्रह हैं, जो इस प्रकार है। जो शुरू के 4 ग्रह हैं वो क्या कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत आ जाते हैं कौन कौन से, जिनके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आ जाते हैं। बाहर के जो 4 ग्रह हैं वो बाहरी या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। इनके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आ जाते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम। सूर्य के सबसे पास में कौन सा, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वरुण सबसे दूर है जबकि बुध सबसे पास है। इसके बाद में आकार के आधार पर देख ले तो बुध सबसे छोटा ग्रह है जबकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। पृथ्वी 5वां बड़ा ग्रह या कह सकते हैं पृथ्वी चौथा सबसे छोटा ग्रह यहाँ पर निकल कर आता है। फिर हमने पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह में अंतर को देखा था, क्या है, इनका निर्माण सूर्य के पास में हुआ है, इनका निर्माण सूर्य से दूर हुआ है। पार्थिव ग्रह सूर्य की निकटता के कारण तापमान ज़्यादा है, इनका तापमान क्या है, कम है। इनका सौर वायु अधिक शक्तिशाली होने के कारण यहाँ पर धूलकण और गैस तुलनात्मक दृष्टि से कम रहते हैं, यहाँ पर गैसें ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि पार्थिव ग्रह में छोटे आकार के कारण इनका गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कम होता है, इनका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है और इसी वजह से ये ज़्यादा गैसों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। यहाँ पर गैसें ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ पर धातु ज़्यादा पाए जाते हैं। पार्थिव ग्रह में शुरू के 4 ग्रह आ जाते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जबकि बाहरी ग्रहों में बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून और शनि, ये 4 ग्रह यहाँ पर दोस्तों आ जाते हैं। दोस्तों आज की क्लास को हम रखेंगे इतना ही। आशा और अपेक्षा यही है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। एक नए लेक्चर में कुछ नई जानकारियों के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।